Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्लास 12। आज का जो आपका टॉपिक है, आज हम डील करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और हम देखेंगे फैराडे लॉ। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। आज दो टॉपिक आपको देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे का नियम, फैराडे लॉ। तो सबसे पहले मैं डील करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर आपने एक मैग्नेट रखा है, समझना आप, यहां पर आपने एक मैग्नेट रखा है, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे निकल रही है, ये नॉर्थ से निकल के कहां पे जाएगी, साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के जाएगी साउथ की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरीके से इमर्ज हो रही है, यहां से इस तरीके से इमर्ज हो रही है, यहां से बाहर निकल रही है। अब मैंने यहीं पे क्या किया, इसी पे मैंने यहां पर एक प्लेट रख दिया, यहीं पर मैंने एक प्लेट लगा दिया, प्लेट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्लेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक है। इस प्लेट के, ये बताओ, इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, इस प्लेट के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा लिंक है, ठीक है। तो इस प्लेट से जितनी भी, इसके अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, उसी अमाउंट को, उसी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की मात्रा को आप क्या बोलोगे, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आपने पहले चैप्टर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सेम टू सेम द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से इस तरीके से निकल रही हैं, बीच में आपने लगा दिया एक प्लेट, तो प्लेट का जो एरिया होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे लिंक होगी, उसी अमाउंट को, उसी नंबर को आप बोलोगे क्या, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली में है क्या, ये एक नंबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताता है कि एक्चुअल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया से या तो उस प्लेट से लिंक होकर बाहर निकली है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अमाउंट है, नंबर है, ओके। चलो, तो डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करोगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। किससे रिप्रेजेंट करोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। एक समझो यहां पर, जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र का यहां पर इस तरीके से जा रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म बी, एक समान। चुंबकीय क्षेत्र यहां पे देखो कैसा है, एक समान। और यहां पर मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किया, दोनों में आप देखना, समझना, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समझ देखो, लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है, तो फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, एक समान। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक लाइन इधर 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 है, पैरेलल नहीं है, मतलब ये कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म बी, असमान, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। मैंने बीच में एक प्लेट लगाया, प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा। चल, ये है बी, ये बताओ इस प्लेट का एरिया कहां पर होगा। अगर प्लेट मैंने इस तरीके से रखा है तो एरिया इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, तो ये हुआ इसका एरिया। देखो ये है बी की डायरेक्शन, इस प्लेट का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, तो ये होगा एरिया। ये बताओ ये है एरिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल मैंने कितना ले लिया, थीटा। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्लेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आई हैं, यानी कितना फ्लक्स बाहर आया है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ई ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। चल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। ये बताओ ये फ्लक्स क्या, ये नंबर को बताता ना, ये तो बताता नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये नंबर है। नंबर मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया, आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिला। तो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? डॉट प्रोडक्ट रहेगा ना, यानी कि यहाँ पर आपने लिखा b डॉट ए, और b डॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? bA cos थीटा होता है। तो b डॉट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि अगर आप इसको, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ये वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये स्केलर है तो डॉट होगा। अगर ये भी वेक्टर रहता तो यहाँ पे क्रॉस होता आपका, सिंपल सी बात है। तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हो बी वेक्टर के फॉर्म में, ए वेक्टर के फॉर्म में, तो बी डॉट ए, और बी डॉट ए क्या होता है? बी ए कॉस थीटा होता है, तो फाई। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? फॉर्मूला विल बी फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी। चौथा मैंने क्या लिखा है, इसका यूनिट क्या होगा? अगर मैं इसके यूनिट पे आता हूं तो B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक इसका क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या तो आप इसको बोलते हो वेबर। यूनिट क्या बोलोगे इसका? वेबर। ये चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। मैक्स, ये बताओ ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स आपका मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस मैक्सिमम हो, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पर। यानी फ्लक्स आपका मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0, और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना? 1, और कॉस 0 1, तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना? ये 1 हो जाएगा, तो B इंटू ए। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब? 90 डिग्री पर। तो फाई मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, और कॉस 90 कितना? 0। अब जैसे यहाँ पे 0 आएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि A और B दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तो फ्लक्स आपका होगा मैक्सिमम। और अगर A और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिल गया तो फ्लक्स आपका हो जाएगा मिनिमम, यानी कितना? 0। इन दोनों डायग्राम में ये तो आपको समझा गया। अगर हमारा जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकल रही है, और यहाँ पर मैंने कोई एरिया मैंने सपोज किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पे फ्लक्स बताओ। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले डायग्राम में देखो तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो हमें, अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना हो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थीटा हमेशा सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होने के कारण हर एक जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मैं एक छोटा सा मैंने एलिमेंट सपोज किया, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट सपोज किया, छोटा सा एलिमेंट। ये पूरे का, अगर ये पूरे सरफेस का एरिया A है, तो ये बताओ ये छोटे से पार्ट का एरिया D है। एरिया की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये हमारा सरफेस है, तो एरिया हमारा ऊपर जाएगा ना, तो ये एरिया हो गया D, छोटा सा एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B, एंगल कितना? थीटा। ये बताओ तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये छोटे से पार्ट का, तो छोटे से पार्ट का ये जो स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा। तो D फाई इज इक्वल टू यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B इंटू यहाँ का एरिया कितना? D। डी फाई इज इक्वल टू, अब मैं अगर मुझे, तो ये डी फाई क्या? ये छोटे से पार्ट का फ्लक्स है। अगर मुझे पूरे पार्ट का फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा समाकल दोनों साइड में। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इंटीग्रेट बी डॉट डी ए। मतलब एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला यूज कब करोगे? जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हो, एक समान हो। और ये फॉर्मूला यूज कब करोगे? जब मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, या तो असमान विद्युत क्षेत्र हो, असमान चुंबकीय क्षेत्र हो। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम डील करते हैं आपसे फैराडे लॉ, फैराडे का नियम। चल देखो फैराडे का नियम क्या होता है। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट बताया था। फैराडे का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो कि यहाँ पर एक कॉइल है, उस कॉइल के साथ मैंने गैल्वेमीटर कनेक्ट किया और यहाँ पर एक मैग्नेट है। मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रखा है। जब आप मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आते हो तो इस आपने क्या देखा था कि इस कॉइल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ के कारण उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है और उसके कारण उस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा। जितने भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर देख लो ताकि आपको पूरा इजीली क्लियर आपको समझ में आए। ठीक है,
तो फर्स्ट लेक्चर में फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होती है। उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा है फैराडे का एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, क्या निष्कर्ष निकाला था कि किसी भी कॉइल के लिए अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूं तो उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उस मोशन के कारण उसमें एक करंट जनरेट होगा, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। फैराडे का जो मेन एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल के अंदर क्या जनरेट होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मतलब कि अगर हम कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux for any coil, the rate of change of magnetic flux for any coil is called EMF, electromotive force। बात समझ आ रही है। द रेट ऑफ चेंज यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है किसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, ईएमएफ। अगर यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये हमारा है फैराडे का लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर हमें वैद्युत वाहक बल मिलता है। तो डिफिनेशन मैंने लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो किसकी वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि अगर हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, उसी को मैंने रिटर्न में लिख दिया है। किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, सिंपल। ओके, ये डायग्राम मैंने आपको कल बताया था कि ये एक कॉइल है, यहाँ पर एक मैग्नेट है। जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होगी, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक है, अब इसी को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर आपका रेट ऑफ चेंज आए तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी। हमेशा परिवर्तन की दर मतलब डी अपॉन डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को किससे डिपेंड करोगे, फाई से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ को हम लिखते हैं ई से। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, देखो सिंपल है, डी अपॉन डी टी फाई। यानी कि अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो क्या जनरेट होगा आपका, ईएमएफ। इसी को मैंने यहां पे लिखा है E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। यानी कि अगर ये चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा आपका कॉइल में, ईएमएफ। अब मैंने यहां पर एक साइन यूज किया है, माइनस का साइन यूज किया। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है वो हम समझते हैं। देखो, पहले मान लो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। पहले ये मैग्नेट यहाँ पे रखा है, ये कॉइल भी यहाँ पे रखा है, तो इस कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया किसी बॉडी की भी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो अपने चेंज का अपोज करता है। ये आपने 11 में पढ़ा होगा। Inertia is the property of a body due to which it will oppose to change its condition। इनर्शिया जड़त्व क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा, वह अपने परिवर्तन का विरोध करेगा। ये इनर्शिया होता है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। वह अपने चेंज का अपोज करती है, वह अपने चेंज का, परिवर्तन का विरोध करती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो एक मैग्नेट मैंने यहाँ पे रखा है, ये कॉइल को मैंने यहाँ पे रखा है, इसी तरीके से। ठीक है, ये बताओ तो इस कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जब आप मैग्नेट को इसके पास लेके आओगे तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। तो ये कॉइल क्या करेगा, कॉइल अपने चेंज का अपोज करेगा।
ये जो कॉइल है ये अपने चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वह क्या कर रहा है, वह अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, जो भी इसके अंदर चेंज हो रहा है। चेंज किसका हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का चेंज हो रहा है। मतलब कि इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वह विरोध करता है। वह विरोध करता है, किसका विरोध करता है, अपने चेंज का। किसके परिवर्तन का, कौन से चेंज का, किस बात का चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सी चेंजेज हो रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर का जो ईएमएफ जनरेट होगा वह अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मैंने यहां पे लिखा है साइन कौन सा, माइनस साइन। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो ईएमएफ है यह डी फाई का अपोज करता है। ईएमएफ डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन। तो ईएमएफ जो है वो डी फाई का क्या करता है, विरोध करता है। तो मैंने यहां पे लिखा है माइनस साइन इंडिकेट्स दैट ईएमएफ अपोज टू द चेंज इन फ्लक्स। माइनस साइन दर्शाता है कि ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स कब चेंज हो सकता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। ये बताओ फ्लक्स चेंज कब होगा, या तो आप बी चेंज कर दो, या तो आप ए चेंज कर दो, या तो आप थीटा चेंज कर दो। यानी फ्लक्स आपका चेंज कब होगा, जब ए बी या तो थीटा में से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो। फाई चेंज फॉर ए बी एंड थीटा चेंज, जब ए बी या तो थीटा, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वैसे ही ईएमएफ क्या होगा, आपका जनरेट होगा। चल लास्ट में ये तो बात हो गई एक सिंगल टर्न की ईएमएफ की। अगर यहाँ पे 2 टर्न होता है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 टर्न होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पर n टर्न्स है तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई, यानी कि फॉर n टर्न्स ईएमएफ शुड बी इक्वल टू E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन dt। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका फैराडे का लॉ, फैराडे का नियम। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेंज का नियम, लेंज लॉ और भी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा काफी कि इस कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट लेंज लॉ इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।